हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एजुकेशन एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिशनरीज कौन होते हैं। वे लोग जो अपने धर्म एवं अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना चाहते हैं, उनको हम मिशनरीज कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरी भी भारत में आए थे अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए। तो इनकी वजह से, क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से ही भारत में मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एनरिच किया गया, डेवलप किया गया। तो इसके पीछे इनका क्या पर्पस था? भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज का पर्पस था अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना। The Christian missionaries were the first to set up the Calcutta Female Juvenile Society in 1819. Christianity entered in India in medieval period. The missionaries felt that education should attempt to improve the moral character of the people, and morality could be improved only through the Christian education. They set up schools aimed to education, Christianity and civilizing the native. इन्होंने क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में आने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए सो दैट एजुकेशन के माध्यम से वे अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सके। नेक्स्ट इज, अब भारत में ये जो मिशनरीज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, तो ये कहाँ से आए थे? जैसे पोर्तुगीज मिशनरीज, डच मिशनरी ब्रिटेन से आए थे, तो इनको इंग्लिश मिशनरी के नाम से जाना जाता है। डेन मिशनरी, फ्रेंच मिशनरी। तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर इंग्लिश मिशनरी स्कूल ओपन किए थे सो दैट कि ये अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। जैसे पोर्तुगीज़ ने गोवा, दमन, दुई, कालीकट, कोचीन, हुगली, इन स्थानों पर इन्होंने अपना बसेरा डाला और यहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्थानों पर स्कूल्स ओपन किए। नेक्स्ट इज, यूरोपीय व्यापारियों के भारत में व्यापार हेतु आगमन के कुछ समय उपरांत ही वहाँ की ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रचार एवं प्रसार का अभियान आरंभ किया। कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अब व्यापार करने के लिए आई थी, उसी दौरान जो ईसाई मिशनरी हैं वो भी भारत में आए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो अपने कल्चर, अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सके। और उनका धर्म क्या था? ईसाई धर्म था। ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे हमारे भारत देश के अंदर। तो हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समकालीन है, कंटेम्प्रेरी है ईसाई मिशनरीज। तो ये भारत में आए उसी समय और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने में जुट गए। नेक्स्ट इज, ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने के लिए भारतीयों को पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। की पॉइंट क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तो कहने का मतलब है ईसाई मिशनरियों ने भारत में मॉडर्न सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की, अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की सो दैट कि ये अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। अगर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ओपन करेंगे जिसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगी, जब हम भारतीय इंग्लिश लैंग्वेज को समझेंगे तो इसकी वजह से आसानी हो जाएगी उनके कल्चर को समझने के लिए। इसलिए ये चाहते थे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ओपन करना। इसलिए पाश्चात्य ढंग की आधुनिक शिक्षा का श्रीगणेश करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों की वजह से ही मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया, जिसकी वजह से ईसाई मिशनरियों को ही आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के फादर माना जाता है, या हम फाउंडर कह सकते हैं ईसाई मिशनरीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक फेमस घटना है श्रीरामपुर त्रिमूर्ति घटना। इसको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस प्रदान करेगा इस ईसाई मिशनरीज को समझने के लिए। तो ये श्रीरामपुर त्रिमूर्ति घटना इसलिए कहते हैं, त्रिमूर्ति मतलब ये 3 लोग थे, 3 मिशनरीज थे जिनकी वजह से जो है एक मॉडर्न सिस्टम आया एजुकेशन के अंदर। तो ये है विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्शमैन। इनको समझते हैं। तो ये ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज थे। ये सबसे पहले बंगाल में आए थे। इनका मुख्य काम ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना था। लेकिन गवर्नर जनरल
वेलेस्ली ने इन्हें इस बात के लिए रोक दिया। फिर इन्होंने अपनी जगह चेंज की और श्रीरामपुर में सेंटर बनाया। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले छापाखाना खोला, प्रिंटिंग खोला। इसी प्रिंटिंग की वजह से ही आज हम ये जो रिटन फॉर्म में आप देख रहे हो प्रिंटिंग मटेरियल जो आपके पास सामने है, तो ये इसकी ही देन है, मिशनरीज़ की ही देन है। तो इन्होंने क्या किया, श्रीरामपुर में एक बुक छिपवाई। बुक में इन्होंने जो है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए। इन्होंने भारतीयों के बारे में जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विरोध सामने रख दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों ने इसका विरोध किया। फिर गवर्नर जनरल ने इन तीनों को रोक लगा दी और ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार पर भी रोक लगा दी कि तुम ये जो ब्रिटिश ईसाई है वो अपने कल्चर, अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार नहीं करेंगे। क्यों? अगर ये धर्म का प्रचार कंटिन्यू रहता तो विद्रोह हो जाता। इसका नुकसान ये होता कि जो कंपनी है यहाँ ट्रेड करने आई थी वो इम्पैक्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास इन पर पहले था। लेकिन जैसे ईसाई मिशनरीज ने भारतीय लोगों पर अनाप शनाप कहा, तो वैसे ही जो ट्रेडिंग कंपनी थी इस पर भी लोगों का विश्वास खत्म होने लगा। तो लोगों का विश्वास इन पर से उठने लगा। तो कंपनी ने सोचा कि ये तो गलत हो जाएगा, अगर भारतीय लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम इन पर शासन कैसे करेंगे। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था यहाँ के लोगों का विश्वास जीतना। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज को वापस भेज दिया कि तुम वापस जाओ, तुम कोई प्रचार एवं प्रसार नहीं करोगे भारत देश में। तो देखिए, इसी श्रीरामपुर घटना को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे एजुकेशनल एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स ग्रांट का नेम काफ़ी फेमस है एजुकेशन के अंदर। तो समझते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिशनरियों के धर्म प्रचार कार्य पर लगाई रोक को मिशनरियों ने धर्म विरोधी की संज्ञा दी। इसी कारण उनमें असंतोष की भावना फैल गई। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही लोगों को वापस भेज दिया था कि तुम यहाँ पर धर्म का प्रचार एवं प्रसार नहीं करोगे। इसकी वजह से जो मिशनरीज थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को धर्म विरोधी की संज्ञा दे दी कि अपने ही धर्म को ये नहीं मान रहे हैं, नहीं मनवा रहे हैं भारतीय लोगों से। तो इसलिए इनमें जो है असंतोष की भावना फैल गई। अब हुआ क्या, मिशनरीज तथा उनके समर्थकों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में आंदोलन आरंभ करना शुरू किया। इसके जो मेन लीडर थे वो थे चार्ल्स ग्रांट। अब हुआ क्या, क्योंकि ईसाई मिशनरीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगा दी थी भारत में अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए। इसके लिए ईसाई मिशनरीज ने इंग्लैंड में जाकर वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारे ही लोग हमें रोक रहे हैं वहाँ पर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो इसके जो लीडर थे, मेन लीडर थे, वो माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट हम देखेंगे, चार्ल्स ग्रांट ने सन 1792 में एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदुओं व मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन करते हुए इस अज्ञानता के निवारण हेतु पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की। अब आंदोलन के दौरान ही चार्ल्स ग्रांट ने क्या किया, एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें इन्होंने भारतीय लोगों के बारे में, हिंदू व मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन किया कि भारत के लोग इलिटरेट क्यों हैं और इस इलिटरेसी को रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना को जो है पंचसूत्री योजना के नाम से जाना जाता है। मतलब निवारण बताया कि किस तरह से भारत के लोगों को इलिटरेसी रिमूव की जा सकती है, भारत के लोगों को लिटरेट बनाया जा सकता है। तो ये योजना थी, भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्यों की शिक्षा देना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना कि अगर इस योजना को अपनाया जाएगा तो भारत में जो है वेस्टर्नाइजेशन लाई जा सकती है, भारत में मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस योजना से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी प्रभावित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी इस योजना से काफ़ी प्रभावित हुए और चार्ल्स ग्रांट की इस योजना को इन्होंने जो है मान्यता दी। देखते हैं किस तरह से जो है इस रिपोर्ट को मान्यता मिलती है। अपनी इस पंचसूत्री योजना में चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता को जोरदार ढंग से प्रतिपादित किया। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एम्फेसिस किया कि भारत में काफ़ी ज़्यादा नीड है एजुकेशन को इम्प्रूव करने की। इनके अनुसार भारतीय की विचारधारा में परिवर्तन, जब वो ईसाई धर्म के अनुयायी बनेंगे तभी जो है इनके थॉट में परिवर्तन आएगा, इनकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा।
चार्ल्स ग्रांट की इसी रूपरेखा को बाद में चलकर मान्यता दी गई। यही कारण है कि चार्ल्स ग्रांट को प्राय फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पर्पज से, इसलिए जो है इनका नाम काफ़ी फेमस है, क्योंकि फादर माना जाता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। क्योंकि देखो, इनकी ही रूपरेखा थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया, मान्यता दी, क्योंकि इनके बाद ही भारत में जगह जगह पर स्कूल्स खोले जाने लगे, और स्कूल जो खोले और वहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी गई। तो इसलिए चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब अगर हम बात करें रॉबर्ट विल्बर फोर्स की, अगर हम बात करें तो ये काफ़ी प्रभावित हुए थे चार्ल्स ग्रांट के विचारों से। तो 1793 के जो चार्टर एक्ट है उसमें विल्बर फोर्स ने ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजने का फिर से प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में चलकर चार्टर एक्ट 1813 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि भारत में ईसाई मिशनरीज आएंगे और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। ये किसकी वजह से हुआ? इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ जो फादर है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के, चार्ल्स ग्रांट। तो इनके ही कर कमलों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो मिशनरीज हैं वो भारत आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता लग गया था कि अगर मिशनरीज भारत में आएंगे, ये जगह जगह पे स्कूल खोलेंगे जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तो इस तरह से जो है यहाँ के लोग भले ही देखने में या ब्लड उनका जो है इंडियन होगा, लेकिन उनकी जो सोच है, उनका आउटर अपीयरेंस है, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स की तरह हो जाएगा। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया था मिशनरीज को कि वो भारत आए और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें। तो अगर हम बात करें मिशनरीज स्कूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि मिशनरीज अब भारत में आ गए, किसके तहत आए? चार्टर एक्ट 1813 के तहत आए। इसलिए चार्टर एक्ट 1813 को माना जाता है कि इसके बाद से ही मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया हमारे भारत के अंदर। अब हम समझेंगे ये जो मिशनरीज भारत में आए थे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन्होंने स्कूल्स ओपन किए, तो स्कूल्स की क्या देन रही है? देखो, आज की डेट में हम जो ये क्लासरूम में जाकर पढ़ते हैं, पूरे एक करिकुलम के साथ पढ़ते हैं, प्रॉपर टीचिंग मेथड के साथ पढ़ते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ते हैं, एक प्रॉपर करिकुलम होता है, क्लासरूम होता है, एक टाइम टेबल होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो आखिर ये देन किसकी है? ये आपके मिशनरीज की ही देन है, आपके ईसाई मिशनरीज की ही देन है, जहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है हमारे एजुकेशन का। तो कक्षा शिक्षण प्रणाली का प्रयोग इन्होंने किया, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, प्राथमिक विद्यालय में भारतीय भाषा में शिक्षण कार्य हो, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना, हर संडे को जो है विद्यालय में छुट्टी होगी, टाइम टेबल, करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये किसकी देन है? आपके मिशनरीज की देन है। जो ईसाई मिशनरीज भारत में आए थे उनकी देन है, जो आज की डेट में भी हम फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ like and share it with your friends. Thanks for watching Step Up. Stay connected.